सुप्रभात बच्चों, हिंदी सेकंड की कक्षा में आप लोगों का पुनः स्वागत है। तो कल आप लोगों ने अनुवाचन कार्य आरंभ किया था पाठ 16 का मेरी मास्को यात्रा, जिसका क्या नाम है, मेरी मास्को यात्रा। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में लेखक ने अपनी मास्को यात्रा का वर्णन किया था। इस वृत्तांत के माध्यम से लेखक अपने पाठकों को रूस और भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के बारे में बताना चाहता है। तो बच्चों, कल आपने जो है कुछ पैराग्राफ पढ़ लिए थे। अब आज मैं आपको बचे हुए पैराग्राफ का अनुवाचन कार्य करवाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान से सुने। तो कल आपने पढ़ा था कि शीतकालीन आवास में स्थित संग्रहालय को मैंने देखा। लेखक बता रहा है कि वह कहाँ कहाँ गया और उसने क्या क्या देखा। यह आवास एक विशाल उद्यान में है। यहाँ एक और टॉलस्टॉय के कुल की सामंतीय गरिमा, उसके खानदान की जो है गरिमा, और दूसरी ओर उसके व्यक्तिगत जीवन की सादगी का प्रभाव वहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। किसका? टॉलस्टॉय के। काफ़ी बड़ा आहार का चीनी भोजनालय और कीमती साज सज्जा से सुसज्जित था। उनका शयन कक्ष भी राजसी साज सज्जा से संपन्न था। यह जानकर आश्चर्य होगा कि टॉलस्टॉय की पत्नी आग्रह के साथ अपने पति की रचनाओं की पांडुलिपि स्वयं ही तैयार करती थी। युद्ध और शांति की पांडुलिपि भी उन्होंने ही तैयार की थी। टॉलस्टॉय की कहानियों में शांति और अहिंसा का संदेश है। लेखक बता रहा है कि टॉलस्टॉय की जो कहानियां हैं उसमें अहिंसा और शांति का जो है संदेश है, कि जो है शांति से ही सारे कार्य सुलझाए जा सकते हैं। शांति हमारे लिए बहुत अच्छी हितकर है। तो इस तरह से उन्होंने संदेश दिया था। तो आगे आप देखें बच्चों, रूस में हिंदी, उर्दू, बंगला, मराठी, पंजाबी तथा दक्षिण भारत की भाषाओं के अनेक लेख नियमित रूप से अनुवाद कार्य करते हैं। एक वर्ष में लगभग 20-25 ऐसे अच्छे ग्रंथों का अनुवाद पूरा हो जाता है। विश्व की अन्य भाषाओं के ज्ञान विज्ञान के साहित्य का अनुवाद रूसी भाषा में बराबर होता रहता है, जिससे विश्व साहित्य जनता को अपनी भाषा में निर्बाध रूप से मिलता रहे। एशिया प्रतिष्ठान में एशिया के देशों के साहित्य, इतिहास आदि के अध्ययन तथा शोध का प्रबंध है। इस प्रतिष्ठान से प्रेमचंद पर एक उपयोगी निर्देशिका प्रकाशित हो चुकी है और आजकल बृहद साहित्य कोश के लिए हिंदी के लेखकों का परिचय तैयार हो रहा है। ये यहाँ संस्थान क्या क्या कार्य करते हैं उसके बारे में भी बताया गया बच्चों, कि यहाँ संस्थानों का क्या क्या कार्य और क्या क्या वो हम लोगों को जो सुविधाएं दे रहे हैं। मास्को विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1755 में श्री लोमोनोसोव ने की थी। किसने की थी? मास्को विश्वविद्यालय की स्थापना बच्चों किसने की थी? श्री लोमोनोसोव ने की थी। कब? सन 1755 में। यह विश्वविद्यालय संसार के सर्वप्रमुख शिक्षा केंद्रों में है। यह विश्वविद्यालय जो है विश्व के नहीं, संसार के प्रमुख शिक्षा केंद्रों में से एक है। विश्वविद्यालय भवन 34 मंजिला का है। इसमें 1700 प्रयोगशालाएं हैं जो ज्ञान विज्ञान के नवीनतम साधनों से संपन्न है। नवीनतम मतलब नए युग के साधनों से संपन्न है। इसमें 30,000 विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं। अध्यापकों की संख्या लगभग 3,000 है। तो ये किसकी विशेषता बताई जा रही बच्चों? मास्को विश्वविद्यालय की। उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी स्थापना किसने की थी, कब हुई थी, इसमें क्या क्या प्रमुख है, ये आपने देखा। और इस पाठ को बच्चों हमारे बाद पुनः ही एक बार आप इसका अनुवाचन करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। रूस में 15 राज्य हैं और कम से कम उतनी ही भाषाएं हैं, परंतु शासन से बड़ी आसानी से भाषा की समस्या हल करनी है। परंतु शासन ने बड़ी आसानी से भाषा की समस्या हल कर ली है। प्रत्येक छात्र अपने राज्य की भाषा के साथ गणराज्य की रूसी भाषा का अध्ययन करता है। उच्चतर शिक्षा के लिए उसे दोनों में से किसी एक को चुनने का अधिकार है। मास्को में एक विकास प्रदर्शनी का अस्थायी आयोजन है। इस प्रदर्शनी में सोवियत संघ की उपलब्धियों की झांकी अनायास ही देखने को मिल जाती है। यहाँ हमने अंतरिक्ष यान के मॉडल का समीप जाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण मतलब देखा, उसको जांचा।
अंतरिक्ष विज्ञान कक्ष में रूस की उपलब्धियों के अनेक चित्र मेरे मानस पटल पर उभर आए। यूरी गागरिन, जिसने सर्वप्रथम अंतरिक्ष यान द्वारा भूमंडल की परिक्रमा की और पृथ्वी के विशाल गोले को अपनी आंखों से घूमते हुए देखा। रूस के अंतरिक्ष यान जो निरपद चंद्रमा और शुक्र पर उतरे और जिन्होंने विज्ञान का विजय शंखनाद किया, तथा उसके सैकड़ों कृत्रिम चंद्र जो आज भी भूमंडल की निरंतर परिक्रमा कर रहे हैं। ये सब लेखक बता रहा है कि हम वहाँ गए, हमने वहाँ देखा तो क्या क्या चीजें हमने देखी, और वह उस सारे वृत्तांत का वर्णन बच्चों आपके सम्मुखीय लेखक रख रहा है, जिसे आप सुन रहे हैं। सोवियत संघ के राष्ट्रीय एवं राजनीतिक जीवन का केंद्र क्रेमलिन है। क्या है? सोवियत संघ के राष्ट्रीय एवं राजनीतिक जीवन का केंद्र क्या है? क्रेमलिन। संसद भवन सचिवालय आज यही है। यही वह प्रसिद्ध लाल चौक रेड स्क्वायर है जहां अक्टूबर की महान क्रांति के अवसर पर सोवियत राष्ट्र का विशाल सैनिक प्रदर्शन होता है। क्रांति के पूर्व रूस के प्राचीन शासकों का राज्यगार यही था। राजभवन के एक भाग में अब ऐतिहासिक संग्रहालय बन गया है। क्रेमलिन में बड़ी भीड़ थी जो प्रायः नित्य ही रहती है। लेनिन समाधि क्रेमलिन का हृदय और मास्को का पुण्य तीर्थ है। यहाँ दर्शकों की भीड़ प्रायः 3-4 मील तक हो जाती है। सोवियत संघ की जनता, देश विदेश के लोग बृहद नर नारी धूप और हिमपात की चिंता न कर निश्चल भाव से पंक्तिबद्ध खड़े रहते हैं। लेनिन की समाधि के भीतर मंदिर का सा वातावरण था, वैसा ही पवित्र शांति और भौतिक बंधनों से मुक्त होने की वैसी ही भावना। मास्को में जो कुछ मैंने देखा, मेरे मन पर उसके स्पष्ट और अस्थायी चित्र अंकित हुए हैं। यहाँ के लोगों, लेखक बता रहा है कि यहाँ के लोगों के शांत आचरण की भी मेरी मानस पटल पर स्पष्ट छाप है। 21 अगस्त की रात को 11:30 बजे, जब दिल्ली में 2 बजे थे, रूस के एक विशाल वायुयान द्वारा मैं दिल्ली के लिए रवाना हो गया। कुछ निद्रा, कुछ तंद्रा के बाद मैंने देखा कि सूर्य का प्रकाश गवाक्षों से आ रहा है और आधे घंटे के भीतर घोषणा सुनाई पड़ी कि हमारा हवाई जहाज पालम हवाई अड्डे पर उतरने वाला है। पालम हवाई अड्डा बच्चों का है दिल्ली में, और पालम आ गया। वही चिर परिचित पालम, दिल्ली का सिंह द्वार, दिल्ली जहाँ मेरा विश्वविद्यालय है, मेरा अध्ययन कक्ष है, परिजन प्रियजन से भरा मेरा आवास है। कितना महान था वह मित्र देश, पर कितना प्रिय है हमारा यह मेरा देश। लेखक कह रहा है, लेखक डॉक्टर नगेन, जो अपना मास्को यात्रा का वर्णन किया है जिन्होंने, और अपनी यात्रा वर्णन का सारा वृत्तांत उन्होंने कह सुनाया बच्चों। तो ये था उनके नागेंद्र के यात्रा का वर्णन, जिसे आपने देखा। और एक बार पुनः पढ़ के इसको जानेंगे। इसका शब्दार्थ बच्चों अपनी कॉपी पर किताब से देखकर लिखेंगे। और पाठ चर्चा में पहला एक शब्द में उत्तर है बच्चों, जिसे आप जो है जबानी सुन लें, उसके बाद हम आपको बोर्ड पर अगले पीरियड में लिखवाएंगे। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। का पहला है, मास्को का रूसी नाम क्या था? मास्कवा। मास्को के प्रसिद्ध थिएटर का नाम लिखिए। आटे और बोल्शोई। रूस के प्रसिद्ध उपन्यासकार का नाम क्या था? गोर्की। मास्को विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मास्को विश्वविद्यालय की स्थापना बच्चों किसने की थी? अभी आपको बताया गया है, श्री लोमोनोसोव ने। श्री लोमोनोसोव ने। तो ये आपके एक शब्द का उत्तर था। अब आप देखें, निम्नलिखित तथ्य सही है। प्रश्नोत्तर आपको बोर्ड पर मैं लिखवा के बताऊंगी। निम्नलिखित तथ्य सही है या गलत, इसे देखें। हमारा बायो, आप बच्चों अभी इसी वक्त किताब में अपने टिक लगा सकते हैं। ये छोटे प्रश्न का उत्तर स्वयं लिख सकते हैं, जैसे है मास्को का रूसी नाम क्या है? मास्कवा। क्या है? मास्कवा। यहाँ बगल में आप लिख सकते हैं बच्चों। मास्को के प्रसिद्ध थिएटर का नाम बोल्शोई और आटे। रूस के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? गोर्की। मास्को विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? श्री लोमोनोसोव ने।
निम्नलिखित तथ्य सही है गलत, ध्यान से देखिए। गा, अभ्यास कार्य नंबर गा। पहला है हमारा वायुयान इंग्लैंड के हवाई अड्डे पर पहुंच गया। ये सही है या गलत, आप पुस्तक पढ़ के इसको लिखेंगे। विमान से उतरते ही मैत्री संघ के सदस्यों ने हमारा स्वागत किया, करेक्ट। टॉलस्टॉय के ग्रीष्मकालीन आवास में स्थित संग्रहालय को मैंने देखा, यस। मॉस्को विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1755 में हुई थी, सही है। इन स्थलों के बारे में आप क्या जानते हैं? सारनाथ, सारनाथ में बच्चों, सारनाथ प्रसिद्ध है, महाअशोक स्तंभ है, जहां 4 शेर चारों तरफ मुंह करके बैठे हुए, एक दूसरे की तरफ पीठ करके चारों दिशाओं में बैठे हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दक्षिण। तो ये क्या है? सारनाथ का अशोक स्तंभ कहाँ है? सारनाथ में, है ना। तो इसीलिए यह सारनाथ जाना जाता है। प्रयागराज एक तीर्थ स्थल है बच्चों, ये तीर्थ के लिए प्रसिद्ध है। नई दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है और यहाँ लाल किला है। और आगरा में ताजमहल है, यह एक टूरिस्ट प्लेस है ना। तो इसलिए जो है यह प्रसिद्ध है। अब आप अपनी किसी सुदूर यात्रा का वर्णन मात्र 10 वाक्यों में कीजिए। आप अपनी लाइफ में कहाँ घूम के आए, सुदूर मतलब किसी पर्यटक स्थल पे आप घूम के आए हैं, तो आप उसका वर्णन 10 वाक्यों में स्वयं करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखेंगे बच्चों। रुचि संवर्धन में भाषा चिंतन है, इन शब्दों को क्रिया में परिवर्तित कीजिए। मंच, मंचन, लेख, लेखन, चित्र, चित्रण, शिक्षा, शिक्षण। संधि कीजिए। दिगंत, स्वागत, साकार, दूतावास। संधि है बच्चों, पहला दिगंत, दूसरा साकार, तीसरा स्वागत और चौथा दूतावास। शब्दों को शुद्ध कीजिए। रूपक बड़ा ऊ की मात्रा रहेगा बच्चों। सौहार्द सिर्फ ऊपर रा में रहेगा, रेप पदेन नहीं रहेगा, यानी नीचे जो रा लगा है वो नहीं रहेगा और ऊपर दा लगेगा। सौहार्द। पांडुलिपि डा में छोटा ऊ की मात्रा रहेगा। और हृदय में, हृदय इस तरह से लिखा जाएगा बच्चों, इस तरह से हृदय। कृष्ण वाला रा लगेगा हाँ में, तो ये हो जाएगा हृदय। ये रा नहीं लगेगा, ये वाला रा लगेगा बच्चों हाँ में, हृदय। तो ये था आपका, आपने देखा कि ये आपके जो है अभ्यास कार्य मैंने आपको जापानी एक बार समझा दिए बच्चों। अब आपको मैं बोर्ड पर लिखवाऊंगी, अब जो है PDF के द्वारा भेजूंगी आपके पास, तो आप इस पाठ का पुनः अनुवाचन करेंगे और जो आपके ये छोटे छोटे प्रश्न जो बताए गए हैं इनको आप पहले से अपनी बुक में करके रखेंगे। फिर जब बोर्ड पे लिखवाया जाएगा या PDF जाएगा तो आप उसको मैच करके अपनी कॉपी में जल्दी से लिख लेंगे। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही।